कैसे हो बच्चों। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे वो सारा सम्स बता रहे हैं जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने का। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे सम्स को बहुत अच्छे से बना रहे हो। अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2 क्लासेस लिया है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताया था, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर लेजर वाले क्वेश्चंस आप हमें बताइए। और सेकंड वाले क्लास में हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग से बताया। तो उसी स्टार्टिंग से बताने का जो प्रोसेस है उसी को अभी हम लोग फॉलो करेंगे। आज के क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम बनाएंगे जो बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे, मूव करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कहता है XYZ लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग, यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज गिवन है। और आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, रिटर्न ऑफ, ये 4 चीजें दी हुई है। इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन चला जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग चला जाएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, रिटर्न ऑफ, यानी शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है। और जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। और तुम्हें पता है, पिछला क्लास तुमने अटेंड किया है तो तुमको पता होगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे ईयर वाइज डेटा दिया रहेगा, कंसिक्यूटिव 2 साल का। वहां से तुम्हें इंक्रीज और डिक्रीज को निकालना पड़ता है कि कौन सा करंट एसेट, कौन सा करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अब सवाल है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस पे ध्यान देना। एक बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेते, दो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने पढ़ाई होगा, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट लायबिलिटी में आता है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे हम एज ए करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे। तो सर ये कहां जाएगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसको दिमाग में रखना है। उसी तरह से यहाँ पे जो कैश इन हैंड है, दो इट इज करंट एसेट, ये करंट एसेट का ही पार्ट है, पर इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मेट याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो मैंने उसमें बताया था कि कैश इन हैंड का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में करते हैं, तीनों एक्टिविटीज निकालने के बाद। तो कैश इन हैंड ना तो ऑपरेटिंग में आता है, ना इन्वेस्टिंग में आता है, ना फाइनेंसिंग में आता है, वो बिल्कुल लास्ट के एडजस्टमेंट में आता है। तो इसको दिमाग में रखना है। बाकी इन्वेंट्री जो है ये करंट एसेट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट हो गया, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी हो गया। दूसरा, बोर्ड में देखो यहाँ पे बच्चों को फंसाता है कैसे। यहाँ पे जो ईयर गिवन है वो पहले 25 है, फिर 24 है, तो इस पे भी आपको सतर्क रहना। जब आप इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे, अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप बनाते हैं। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन का, कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको पूरा फॉर्मेट याद है वो आराम से इसको बना सकता है। आइए इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले हेडिंग देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हो, सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको निकालना है नोट नंबर 1 में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, और यहां पे सबसे पहले लेना है आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। देखो 5 लाख रुपीज ये गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपीज लिखा। इसके साथ बच्चों हम ऐड करते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आपको याद होगा मैंने 4 एडजस्टमेंट्स यहां पे लिखाया था। पहला
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तीसरा इंटरिम डिविडेंड पेड और चौथा प्रोपोज डिविडेंड। इन चारों में से इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग, तो हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा नील। तो यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उतना ही आएगा जितना हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है। तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे 5 लाख, ये 5 लाख आ गया। चलिए ठीक है, अब इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब उसमें क्या क्या आता है एक बार रिवाइज करते हैं। 6 चीज आता है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस, amortization ऑफ गुडविल, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और कौन सा रह गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इन 6 में से देखते हैं इसमें क्या क्या है। डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, रिटर्न ऑफ है। ये तीनों को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला है बाबू लोग डेप्रिसिएशन 87,000, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा। इसके बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ये 48,000 है, चलो इसको भी लिख दिया। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेंसेस, बाबू ये 25,000 है। अब इन तीनों को मैं करूंगा ऐड, 120, 140, 153, 1,60,000 आ गया। अब हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, यहां से लेस करना है। यहां से क्या लेस करना है, आप मन ही मन सोचते रहो। यहां से क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का यहां पे मेरे को दिख रहा है एक चीज, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। एक बार रिवाइज करते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है। एक आता है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और दूसरा आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। तो इस दोनों में से एक चीज गिवन है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मैं उसको ले लेता हूं यहां पे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और ये कितना है 1,05,000, ये 1,05,000। और बच्चों देखो मैंने इसको लिखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसको माइनस करना है। तो 1,60,000 में से आप 1,05,000 को माइनस कर देंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 55,000। ऊपर कितना छोड़ के रखा था हमने, 5 लाख। 5 लाख के साथ अब इसको ऐड कर दो तो 5,55,000 आ गया। और क्या कहते हैं इसको, आप जरा सोचो, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये यहां तक बन गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बहुत आसान है, वेरी इजी। फॉर्मेट याद रखो, क्या क्या उसमें आता है, भरते रहो, आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब क्या करना है, अब इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे decrease in current assets and increase in current liability। अब जो नीचे का इंफॉर्मेशन है ना, अब इसका काम आएगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो ध्यान देना, ईयर उल्टा दिया हुआ, इधर 24 है इधर 25 है। तो पहले करंट एसेट देखो, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पिछले साल प्रीवियस ईयर में 1,85,000 का था और इस बार 1,67,000 का हो गया, यानी 18,000 से वो घट रहा है। 18,000 ही होगा ना, 3, 10, 13, 5, 18, 18,000 से घट रहा है। यानी करंट एसेट तुम्हारा घट रहा है तो उसको यहां आना चाहिए। तो यहां पे आप लिख दो इन्वेंट्री। बाबू कितने से घट रहा है, 18,000 से, मैंने इसको यहां पे लिख दिया 18,000। दूसरा करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल, बट ट्रेड रिसीवेबल अब क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 3,000। यहां उसका स्थान नहीं है, यहां उसकी जगह नहीं बनती है, आगे बढ़ जाओ। अगला है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी देखो तो वो भी घट रहा है, 12,000 से 8,000 हो गया, यानी घट गया 4,000 से। तो ये भी यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन करेंट एसेट में, प्रीपेड
एक्सपेंस। बाबू कितने से घट रहा है? सो 12,000 से 8,000 हो रहा है, यानी 4,000 से ये घट गया। चलो ये मैंने लिख दिया 4,000। अब मैं करंट लायबिलिटी को जज करूंगा। याद रखो यहां पे वही करंट लायबिलिटी आएगा जो बढ़ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आप देखो बढ़ रहा है, तो यहां पे आना चाहिए। 1,02,000 से बढ़ रहा है। एवरीबॉडी ध्यान से देखो, ट्रेड पेएबल 12,000 से बढ़ रहा है, मैंने उसको यहां पे डाल दिया। इसके बाद आता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो क्या हो रहा है? वो घट रहा है, तो यहां नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, घट रहा है, तो यहां नहीं आएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ता हूं, तो 18, 12, 30, ये 34,000 आ गया। 34,000 आ गया। क्लियर? अब मैं माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? ध्यान से देखो, मैं यहां से माइनस करूंगा जस्ट इसका उल्टा, यानी इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो कौन सा करेंट एसेट डिक्रीज कर रहा था? लेट अस सी, सॉरी इंक्रीज कर रहा था। लेट अस सी ट्रेड रिसीवेबल 3,000 से इंक्रीज कर रहा था, उसका जगह यहां बनता है, इसको डाल दो। ट्रेड रिसीवेबल 3,000 से इंक्रीज किया, चलो लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखो और कौन सा बच गया था, और कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर आ गया था, इन्वेंटरी ऊपर चला गया था, ट्रेड पेएबल भी ऊपर हो गया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच गया। ये करंट लायबिलिटी है और ये घट रहा है, तो इसको भी यहां पे लेना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना। आ रही है बात समझ में? समझ में आ गई बात? तो यहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का भी नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले उसका बैलेंस शीट जो होता है वो स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा घट रहा है 4,000 से, तो वो मैं यहां पे ले रहा हूं। तो टोटल इनको करूंगा तो 7,000 आएगा। ये देखो मैंने ब्रैकेट डाल दिया। क्यों ब्रैकेट डाला? बिकॉज इसको लेस करना है। सो 34,000 में से 7,000 अगर मैं माइनस करूं तो इट इज 27,000 कमिंग। ऊपर कितना छोड़ के रखा था? 5,55,000 के साथ 27,000 अब ऐड कर दो, तो 5, 70 और 12 5,82,000 आ गया। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकता है। अब मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 काम की बातें इसको बनाने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सवाल जब भी आएगा मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि इसमें केवल नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट्स का डिटेल्स हम लोग भरते हैं। काम की बात नंबर 2। दूसरा क्या है कि जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स का इसमें भरते हैं, क्या भरते हैं? अनाप शनाप नहीं भरते हैं, 2 चीज भरते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो मैं आप सब क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? उसका लेजर बनाएंगे, और लेजर बना करके हम तुरंत उसका सेल और परचेज निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करता हूं। पहली बात, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है केवल नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट। दूसरी बात कि उसका केवल 2 चीज आता है, सेल ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट। तीसरी बात, अगर किसी फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो हम उसका लेजर जरूर बनाएंगे, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और वहीं से हम निकालते हैं उसका सेल और परचेज। तो आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो मैं इन दोनों का लेजर अभी सबसे पहले बनाने वाला हूं। तो मैं यहां पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहा हूं। बहुत ध्यान से सीखिए इसको, ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये प्लांट एंड मशीनरी का बन गया। यहां पे मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना लेता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर यहां पे मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने बना लिया।
अब इन दोनों को पहले पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को डालते हैं। प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BD 3 lakhs, बाई बैलेंस CD 3,20,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है मैंने समझाया आपको इससे पहले भी। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वन काइंड ऑफ लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो इस तरफ लेता हूं, बाय बैलेंस BD इज गिवन 90,000, चलो ले लो। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD ये आ गया 1 लाख। अब इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले गिवन है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज। ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज है ये होल मशीन पे है, होल मशीन पे है। तो मैंने तुमको सिखाया था कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर बनता है तो ये जो टोटल डेप्रीसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का पार्ट होता है। तो उसको क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखते हैं इसको? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कितना है? 36,000। इसको आप यहां पे भर दो। पहले इसका खेल खत्म करो, इसको टोटल करो। ये आ गया 1,26,000 और इस तरफ आ रहा है 1 लाख। तो याद करो, अपना मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो। क्या बताया था सर ने? जब इधर ज्यादा आ जाए इधर कम आ जाए तो इधर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। कितना आ रहा है इसका बैलेंस? कितना आ रहा है? 1,26,000 में से 1 लाख माइनस कर देना है 26,000। ये तो हमने सीख लिया। सवाल है कि सर ये जो बैलेंस आया ये आपने कहां ट्रांसफर किया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। किस तरफ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ये डेबिट में है तो प्लांट एंड मशीन के ये क्रेडिट में आ जाएगा। यहां पे लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 26,000। सवाल है, अच्छे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर इसका क्या मतलब हुआ? ये जो अमाउंट आया ये क्या आया? तो ये क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। यानी जिस मशीन को तुमने बेचा है इस साल उस पे अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना था वो आ गया। तो क्वेश्चन में, बोर्ड में जो क्वेश्चन रहेगा, आइदर ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा तो ये निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और अगर ये गिवन रहेगा तो आपका बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। दोनों में से कोई एक गिवन रहेगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू। देखो बुक वैल्यू गिवन है, तो उस दिन मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला करके बताया था कि जब भी हम लोग लॉस निकालते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए। लॉस कब आता है? जब आपका बुक वैल्यू आपके सेल वैल्यू से ज्यादा हो। अगर क्वेश्चन में, फिर से काम की बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से, अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है तब तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर नॉट गिवन है तो बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आ जाता है। हालांकि आपके इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बुक वैल्यू गिवन है 20,000, तो मैं यहाँ पे 20,000 भर रहा हूं, और सेल वैल्यू गिवन है 16,000, तो मैं यहाँ पे 16,000 भर दिया। तो देखो मेरे को लॉस मिल गया 4,000 का। गॉट इट? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो ध्यान रखना, अगर बुक वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट बैठा देना है, बुक वैल्यू नॉट गिवन है तो इस फॉर्मूला से निकाल लेना है। उस केस में क्वेश्चन में कॉस्ट भी दिया रहेगा और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपने यहां जो निकाला था उसको माइनस कर देना है तो बुक वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। तो अब मुझे बैठाना है प्लांट एंड मशीनरी में। सबसे पहले इस लॉस को बैठाता हूं। ये लॉस आता है हमारे क्रेडिट साइड में, तो इसको लिखता हूं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये लॉस आ गया हमारा 4,000 का। ये एक चीज हो गया। इसके बाद जो सेल वैल्यू है 16,000, उसको यहां पे बैठाता हूं बाय बैंक अकाउंट। ये 16,000 आ गया। ये हमने सारा चीज पुट कर दिया। अब मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो इधर कितना आ रहा है टोटल देख लेता हूं, 46 प्लस 20, 3,66,000। वहां से मैं 3 लाख माइनस करूंगा तो आई एम गेटिंग 2 बैंक।
ये क्या कहलाता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, परचेज। ये कितना आ गया, ये देखो ध्यान से 66,000 आ गया, ये 66,000 आ गया। ये बन गया मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैंने क्या बताया था, काम की बात जब बता रहा था आपको, मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपको उसका लेजर बनाना जरूरी है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल हो। तो पेटेंट का आप देखो, पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, आप सबको पता है ना, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। और यहाँ पे पेटेंट के बारे में लिखा हुआ है कि पेटेंट्स जिसका बुक वैल्यू 80,000 था उसको मैंने 1,10,000 में सेल भी किया है। इसका मतलब मुझे पेटेंट का भी लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पेटेंट्स अकाउंट मैं यहाँ पे बना रहा हूं, एक छोटा सा पेटेंट अकाउंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ध्यान से देख बाबू लोग, तो पेटेंट चूंकि एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस को आप इस तरफ लेंगे, टू बैलेंस बीडी कितने का है पेटेंट, 2,60,000, ये 2,60,000 आ गया। इसके क्लोजिंग बैलेंस को आप इस तरफ लेंगे, बाई बैलेंस सीडी, आप देखो 1,40,000 आ गया, ये 1,40,000 आ गया, है कि नहीं? यस सर बिल्कुल है, 1,40,000। अब कह रहा है कि जिस पेटेंट को, इसमें से हम पेटेंट का एक हिस्सा बेच रहे हैं जिसका बुक वैल्यू 80,000 था उसको आपने 1,10,000 में बेच दिया। यानी इस बार क्या हो रहा है ना कि आपका जो सेल वैल्यू है, योर सेल वैल्यू इज मोर देन योर बुक वैल्यू। लॉस कब होता है, जब व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू। प्रॉफिट कब होगा, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। तो कितना है सेल वैल्यू, आप देखो सेल वैल्यू है 1,10,000 और बुक वैल्यू क्या है 80,000, तो आपका प्रॉफिट हो गया 30,000। तो प्रॉफिट का एंट्री, जैसे लॉस का एंट्री इस तरफ होगा, प्रॉफिट का एंट्री इस तरफ आता है, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये आप 30,000 यहां पे डाल दो, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्लियर है। और जो सेल वैल्यू है 1,10,000 उसको आप इस तरफ ले लो, बाई बैंक अकाउंट, हाउ मच, 1,10,000। देखो कितना इजी है, सो सिंपल। अब सवाल है कि किधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो इस बार हमारा जो है ना डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से 2,90,000 आ रहा है और इधर आ रहा है 2,50,000। अब याद करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, वहां पे मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखाया था कि पेटेंट्स गुडविल का क्या लेते हैं हम लोग, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन यानी जब इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है उसको एमोटाइजेशन हम लोग कहा करते हैं। तो वही चीज यहां पे मेरा बैलेंसिंग फिगर में निकलने वाला है। जो अदर फिक्स्ड एसेट में हम बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं, यहां पे वो एमोटाइजेशन होगा, डेप्रिसिएशन की जगह एमोटाइजेशन होगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड हमारा कम आ रहा है तो ये मैं लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और ये क्या मैंने बोला, ये क्या आएगा, एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, जिसका एंट्री होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो कितने का आ रहा है, 290 में से 250 मैंने हटा दिया तो ये 40,000 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर है। प्लांट एंड मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट, ये तीनों लेजर बन गया। अब देखता हूं गुडविल के बारे में क्या कह रहे हैं। तो गुडविल आप देखो पिछले साल 80,000 का था और इस साल 1 लाख का हो गया, तो गुडविल बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ रहा है बाबू। गुडविल बहुत ध्यान से, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गुडविल जब घटता है तो उसको एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल बोलते हैं और वो आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन जब गुडविल का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे परचेज ऑफ गुडविल और वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसको दिमाग में रखना है। तो क्या समझे हम लोग यहां से, गुडविल जब घटता है तो उसको एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल बोलते हैं और गुडविल जब बढ़ेगा तो उसको परचेज ऑफ गुडविल बोलेंगे और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। तो यहां पे वही हो रहा है कि गुडविल हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो दिस विल बी परचेज ऑफ गुडविल एंड विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा। तो यहां से कह रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो आओ निकालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां पे मैं लिखता हूं, हेडिंग देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था आपसे जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है उसका सेल और परचेज को यहां पे लिख देना है। तो स्टार्ट करता हूं प्लांट एंड मशीन से। प्लांट एंड मशीन का देखो सेल है 16,000, यहां पे मैं लिख दूंगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000। और बाबू मैंने सिखाया था आपको पिछले क्लासेस में, जब आप सेल कर रहे हो यानी पैसे आ रहे हैं आपके पास, इनफ्लो हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और जब परचेज करोगे तो पैसा जाएगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन भी हो रहा है कि नहीं? परचेज कितने का हो रहा है? 66,000। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 66,000, और इसको नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आउटफ्लो है। इसके बाद हमने बनाया था पेटेंट्स, वहां से देखो ये सेल आ गया 1,10,000 का, तो इस तरफ लेता हूं सेल ऑफ पेटेंट्स 1,10,000, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और गुडविल था हमारे पास, उसमें क्या हो रहा था, चूंकि ये बढ़ रहा था, फिर से समझा रहा हूं, बढ़ रहा था, तो परचेज ऑफ गुडविल होगा। तो यहां पे ले लूंगा परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, ये आ गया 20,000। और परचेज कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है। अब इसको टोटल करता हूं, तो टोटल करके आप यहां पे निकाल देंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है एक बार देख लो, प्लस में ये दोनों है, ये दोनों प्लस में है, तो 1,26,000, और ये दोनों माइनस में है यानी 86। तो 1,26,000, 86, 40 यानी 40,000 यानी। क्लियर? तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अगले क्लास में हम लोग फिर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट सम बनाएंगे, साथ में फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी कवर करेंगे। आप ऐसा क्वेश्चंस बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहो।